चलिए आज इतिहास के एक ऐसे काले अध्याय पर नजर डालते हैं। एक ऐसी घटना जिसकी गूंज सच कहूं तो आज तक सुनाई देती है। एक ऐसा दिन जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई की पूरी दिशा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दी। तारीख थी 13 अप्रैल 1919। कैलेंडर पे ये कोई आम तारीख नहीं थी। नहीं, ये वो दिन था जो इतिहास में मासूमों के खून से लिखा जाने वाला था। और खास बात यह थी कि ये दिन था बैसाखी का। मतलब पंजाब में फसल कटने की खुशी, नए साल का जश्न, चारों तरफ एक उत्सव का एक मेले जैसा माहौल था। और ये सब हो कहाँ रहा था? जगह थी अमृतसर का जलियांवाला बाग। अब ये बाग असल में खुला मैदान था जो चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। और इसी मैदान में हजारों की तादाद में लोग जमा थे। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सबके सब निहत्थे थे, बस शांति से एक सभा के लिए आए थे। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि बस कुछ ही मिनटों में वहीं पर इतिहास का एक सबसे खौफनाक नरसंहार होने वाला था। तो चलिए जरा उस बैसाखी के दिन की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। देखते हैं कि कैसे एक शांतिपूर्ण सभा एक भयानक ऐतिहासिक त्रासदी की दहलीज पर आ खड़ी हुई। लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर इतने सारे लोग वहां जमाई क्यों हुए थे? तो वजह थी एक गहरा गुस्सा, और उस गुस्से की जड़ में थे वो जालिम कानून जिन्होंने लोगों के दिलों में विरोध की आग जला दी थी। और इस सारे गुस्से का जो केंद्र था वो था रॉलेट एक्ट। ये ब्रिटिश सरकार का लाया हुआ एक ऐसा काला कानून था जो बेहद कठोर और सरासर अन्यायपूर्ण था। अब अंदाजा लगाइए ये कानून कितना जालिम था। इसके तहत किसी भी भारतीय को बिना किसी वारंट, बिना किसी मुकदमे के सीधा जेल में डाला जा सकता था। बोलने की आज़ादी वो तो पूरी तरह छीन ली गई थी। मतलब सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश करने का पूरा इंतजाम था। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। जलियांवाला बाग में जो लोग जमा हुए थे वो सिर्फ बैसाखी का त्योहार मनाने नहीं आए थे। नहीं, वो सभा असल में इसी अन्याय के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन थी। और यहीं से कहानी उस भयानक मोड़ पर पहुंचती है जिसे इतिहास 10 मिनट के नरसंहार के नाम से जानता है। निहत्थे बेगुनाह लोगों पर एक अचानक और बेहद बेरहम हमला। देखिए कि ये सब हुआ कैसे। ब्रिटिश अफसर जनरल डायर अपनी टुकड़ी के साथ बाग के अंदर आता है। आते ही वो बाग से बाहर निकलने का जो एक ही मेन रास्ता था उसे बंद करवा देता है। अब पूरी की पूरी भीड़ अंदर फंस चुकी है। और फिर बिना एक शब्द की चेतावनी दिए वो सीधा गोली चलाने का हुक्म दे देता है। जैसा कि हमने बात की, बाग चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा था। भागने का, बचने का कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। लोग पूरी तरह से एक जाल में फंस चुके थे। उस भगदड़ और खौफ के माहौल में लोग गोलियों से बचने के लिए पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। और इसी बेतहाशा कोशिश में कई लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए बाग के अंदर बने कुएं में ही छलांग लगा दी। और ये गोलियों की बौछार कोई 1-2 मिनट नहीं चली, पूरे 10 मिनट तक लगातार बिना रुके बेरहमी से गोलियां चलती रहीं, तब तक जब तक कि सैनिकों की गोलियां ही खत्म नहीं हो गई। गोलियां तो आखिरकार रुक गईं, लेकिन अपने पीछे जो छोड़ गईं वो था डर का एक ऐसा चेहरा जिसे भारत कभी नहीं भूल पाया। तो चलिए अब देखते हैं कि उस खौफनाक मंजर के बाद क्या हुआ और कैसे इस हैवानियत को सही ठहराने की कोशिशें की गईं। अब जरा आंकड़ों का खेल देखिए। ब्रिटिश सरकार ने जो ऑफिशियल आंकड़ा जारी किया उसके हिसाब से 379 लोग मारे गए, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भयानक थी। हकीकत तो ये थी कि उस दिन 1000 से भी ज्यादा भारतीय शहीद हुए थे। तो आखिर इस नरसंहार के पीछे सोच क्या थी? आखिर क्यों किया गया ये सब? इसका जवाब खुद जनरल डायर ने दिया। उसने बाद में कहा, मेरा मकसद चेतावनी देना नहीं था, मेरा मकसद था डर पैदा करना। बस इस एक घटना ने और डायर के इस एक बयान ने ब्रिटिश शासन का जो असली जालिम और क्रूर चेहरा था वो पूरे हिंदुस्तान के सामने लाकर रख दिया। कोई शक बाकी नहीं रहा। तो सवाल यह है कि इस भयानक त्रासदी का नतीजा क्या निकला? कैसे ये घटना हमारी आज़ादी की कीमत बन गई? ये नरसंहार भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक टर्निंग पॉइंट, एक बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ साबित हुआ। देखिए, इस एक घटना ने ना पूरे देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। इसके बाद ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को और भी ज्यादा तेज कर दिया।
अब ये बात शीशे की तरह साफ हो गई थी कि अंग्रेज इंसाफ के बल पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ डर के सहारे हम पर राज कर रहे थे। और इसीलिए जलियांवाला बाग सिर्फ इतिहास की किताबों का एक पन्ना नहीं है। नहीं, ये हमारी आज़ादी की कीमत की एक जीती जागती दर्दनाक याद है। एक ऐसा जख्म है जो हमें हमेशा याद दिलाता रहता है। ये हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर आज़ादी की, स्वतंत्रता की असली कीमत क्या होती है, कितनी कुर्बानियों के बाद ये हमें नसीब होती है। एक बात तो तय है, आज़ादी हमें यूं ही तोहफे में नहीं मिली। इसके पीछे हजारों लाखों कुर्बानियां छुपी हैं, और उन कुर्बानियों को हमेशा याद रखना ही उन्हें हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।